हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे, ताकि आप वीडियोस को जल्द ही देख लें, मिस ना करें कोई भी वीडियो स्कॉलर एलाइट की। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर मैं ब्रजेश सिंह आपको पटवारी स्पेशल पंचायती राज व्यवस्था उसका जो है नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो कि है पार्ट 6। पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। इस पार्ट में जो है हम ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे कि उनकी क्या कैसी व्यवस्था रहती है, कैसे कामकाज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ये सब चीज़ों पर हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है ग्राम पंचायत में। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब जितने भी ग्राम सभा क्षेत्र हैं वहां पर जो है ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जो ग्राम सभा है, सबसे न्यूनतम स्तर पर जो होती है ग्राम सभा, तो ग्राम पंचायत जो है इसकी यानी ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है, यानी कि ये यहाँ पे कार्य करती है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए 3 स्तर की अगर हम बात करें तो ग्राम स्तर पे था, फिर खंड स्तर पे था और फिर उसके बाद जिला स्तर पे था। तो जो ग्राम स्तर होगा इसका जो चुनाव होना था वो प्रत्यक्ष होना था। क्या होना था? प्रत्यक्ष होना था। और बाकी ये दोनों का क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला पंचायत या जिला परिषद का जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा या प्रत्यक्ष होगा। तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष होगा। अब बात करते हैं आगे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। यानी कि ग्राम सभा की जो बैठक होगी, ठीक है, ग्राम सभा की जो बैठक होगी तो उसमें क्या किया जाएगा कि जिस तारीख को पहले, मान लीजिए पहली बैठक हुई 1 मार्च को, मान लीजिए हुई 1 मार्च को पहली बैठक हुई, तो जिस दिन से पहली बैठक हुई तो 1 मार्च से, ठीक है, मान लीजिए तो यहां से 5 साल कंटिन्यू किए जाएंगे कि 1 मार्च से अगला 1 मार्च है ना, 1 साल 2 साल ऐसे करके टोटल 5 वर्ष के लिए जो है इसको वहां से काउंट किया जाएगा या गठित किया जाएगा 5 वर्ष के लिए। पंचायत को विधि के अनुसार इसके पहले भी विघटित किया जा सकता है यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित की जाती है, 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होता है। ठीक है, 5 वर्ष से 6 माह पूर्व अगर विघटित कर दी गई है तो फिर से चुनाव आवश्यक होगा। नई गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। यानी कि देखिए बोला क्या जा रहा है कि 5 वर्ष के लिए कार्यकाल था, लेकिन 5 वर्ष होने में भी 6 माह जो है बचा हुआ था और यहाँ पे विघटित कर दी, उसको समाप्त कर दिया, तो फिर से चुनाव होगा। ठीक है, फिर से निर्वाचन होगा और फिर से एक अध्यक्ष चुना जाएगा जो कि अगले 6 महीने के लिए वहां पर कार्य करेगा। ठीक है, शेष अवधि के लिए होगा, ये कहा जा रहा है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। ठीक है, 1 माह में एक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो लिखित प्रधान को 15 दिन के अंदर बैठक को आयोजित करना होगा। यानी कि पंचायत समिति, पंचायत में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य अगर लिखित में हस्ताक्षर करके प्रधान को बोले तो 15 दिन के अंदर उसको बैठक को आयोजित करना ही पड़ेगा। यदि बैठक जो है प्रधान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है तो निर्धारित अधिकारी, सहायक अधिकारी या पंचायत बैठक बुला सकता है। यानी कि उससे रिलेटेड जो भी अधिकारी वगैरह है उनसे आप बोल के जो है आप क्या कर सकते हैं, जो भी बैठक है उसको बुलाया जा सकता है। बात करते हैं और कुछ पॉइंट की। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होना चाहिए। तो पंचायत के जो सदस्य हैं उनकी 1/3
मतलब 1/3 सदस्यों की उपस्थिति या कोरम के लिए आवश्यक होती है। यदि गण पूर्ति के अभाव में बैठक नहीं होती है तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जाती है, इसके लिए गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि एक बार अगर जैसे 1/3 लोग नहीं आए, वो कैंसिल हो गया, तो अगले बार जितने भी उसी पे ग्राम सभा को जो है बुला लिया जाएगा, ग्राम सभा की बैठक को हो जाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत की बैठक अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, जिसको हम सरपंच भी बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं, तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान उप सरपंच जो है वर्क करेगा। इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। यानी कि अगर प्रधान नहीं है, यानी सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो कौन करेगा? तो जो प्रधान द्वारा लिखित में मनोनीत होगा कि यह सदस्य अध्यक्षता करेगा, जिसको लिख के देगा तो वो उसकी अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने किसी सदस्य को मनोनीत ही नहीं किया, मान लीजिए प्रधान ने किसी को लिखित में दिया ही नहीं है, तो क्या होगा? तो बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 10 लोग आए हैं बैठक में, तो उनमें से किसी एक उम्मीदवार को वोटिंग के द्वारा कि हाँ भाई इसको करना चाहिए, तो जिसको ज्यादा मत मिलेंगे उस हिसाब से वो उससे हम अध्यक्षता करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो है इनकी बैठक वगैरह होती है। बात करते हैं हम ग्राम न्यायालय की। तो ग्राम न्यायालय में क्या चीजें हैं वो देखते हैं। ग्राम न्यायालय 12 अप्रैल 2007 को, ठीक है, 12 अप्रैल 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा एक निर्णय के अनुसार देश में ग्रामीण अंचलों के निवासियों को पंचायत स्तर पर ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 2007 को। ये न्यायालय त्वरित अदालतों की तर्ज पर स्थापित होंगे। इस पर प्रत्येक वर्ष 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 325 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे प्रति वर्ष। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें 3 वर्ष तक इन न्यायालयों पर आने वाला खर्च वहन करेंगी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार 3 वर्ष तक इन न्यायालयों पर आने वाला खर्च जितना भी होगा उसको वहन करेंगी। फिर क्या होगा? ग्राम न्यायालयों की स्थापना के अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने में इससे मदद मिलेगी। यानी कि जो ग्राम से रिलेटेड जो भी आपके मुकदमे हैं, तो जो मेन अधीनस्थ जो उनके अदालत है वहां पे ना जाके ग्राम न्यायालय पे ही किए जाएंगे, ताकि वहां का जो है लोड कम होता जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा? वहां का लोड कम होता जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं आगे और क्या चीजें बोली जा रही हैं। देखिए अब जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे बात की जा रही है कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन। ठीक है, न्यायालय हो गया। अब यहाँ पर ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सभी स्तर के पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष में होगा। यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। मोस्ट आईएमपी याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव है, अगर उसको आपको लड़ना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 21 वर्ष। कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। तथा यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बनी सी बात है। किसी भी प्रकार की सेवा से दुराचार के कारण पदच्युत ना किया हो, यानी कि किसी भी नौकरी में आप किसी अपराध के कारण अगर आपको हटाया गया वहां से, तो वो नहीं होना चाहिए। तथा वह पंचायत संबंधी किसी भी अपराध के लिए दोषी ना हो। जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधिकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में गठित निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। यह आयोग भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र है। तो जो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी अधिनियम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, उसके राज्य संघ क्षेत्रों में इसके द्वारा जो भी इसकी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि अध्यक्ष का जो है निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है,
तो ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किस रूप से किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जबकि मध्यवर्ती खंड और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन जो है आपका अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इन स्तरों पर निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। यानी कि इस स्तर पर क्या करेगा, जो निर्वाचित सदस्य है वो अपने में से ही किसी को अध्यक्ष को निर्वाचित करेगा। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का भी निर्वाचन किया जाएगा। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित करेगा। यानी कि जो अधिकारी होगा वो किसी सदस्य को जिस पे वो विश्वास करेगा या जो उसके लायक होगा उसकी नजर में, उसको उप प्रधान पद पर नामित कर देगा। पद मुक्ति की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पद मुक्ति की अगर हम बात करें तो ग्राम प्रधान एवं उप प्रधान को 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के उसके निर्धारण कार्य के समाप्ति के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यानी कि 5 वर्ष से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। प्रधान या उप प्रधान को असमय पदमुक्त करने के लिए पदमुक्त संबंधी अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर यानी 1/2 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जाएगी। यानी कि वही बात हो गई कि जो सरपंच है उसको आपको हटाना है 5 वर्ष से पहले, तो या उप सरपंच है उसको हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सदस्य हैं लगभग उसका 50%, लगभग क्या 50% या उससे अधिक लोग एक लिखित में उस पर अपने सिग्नेचर करके कि हाँ मैं इससे असंतुष्ट हूं इनके कार्यों से या जो भी हो उनको बदलना है, ये करके यह सूचना लिखित में जिला पंचायत का जो राज्य अधिकारी होगा उसको, जो चेयर पर्सन होगा, चेयरमैन होगा, उसके पास आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव में पदमुक्त करने संबंधी कारणों का उल्लेख होना चाहिए कि किस कारण से आप इनको हटाना चाहते हैं। उस पद का मतलब उस कारण का यहाँ पर आपको लिखित में उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से 3 सदस्यों को जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, मान लीजिए 10 लोग थे, 1/2 बोला तो इसका 1/2 5 लोग, तो 5 लोगों ने इस पे क्या किया, सिग्नेचर किए अपने, तो उनमें से इन 5 में से कम जो 3 लोग हैं इनको बुलाएगा तो वहां पर प्रस्तुत होना पड़ेगा जिला पंचायत के राज अधिकारी के सामने। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। जैसे ही नोटिस मिलेगा, लिखित में मिलेगा, तो 30 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा। बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दे दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान व उप प्रधान को पदमुक्त या पद से हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आप जो सरपंच होगा या उप सरपंच होगा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और क्या क्या बोला जा रहा है देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें दी गई हैं कि प्रधान एवं उप प्रधान को असमय पदमुक्त करने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के लिए 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। यानी कि क्या बोल रहा है, प्रधान उप प्रधान यानी कि सरपंच और उप सरपंच को असमय पदमुक्त यानी कि पद 5 वर्ष से पहले अगर करने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के 1 वर्ष के भीतर नहीं बुला सकते। यानी कि एक बार अगर सरपंच बन गया वो, तो मिनिमम 1 साल तो वर्क करेगा, उसके बाद ही आप अविश्वास जो करोगे, ठीक है। यदि अविश्वास प्रस्ताव जो है संबंधी बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो पाती है अथवा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता है, तो उसी प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए दोबारा बैठक 1 वर्ष तक नहीं बुलाई जा सकती है। यानी कि देखिए वही चीज हो गई कि चुनाव के 1 वर्ष तक नहीं बुलाया सकता, और फिर अगर आपने बुलाया और 2/3 बहुमत आपको नहीं मिला तो फिर उसके अगले 1 साल तक आप फिर से बैठक नहीं बुला सकते, ठीक है। प्रधान को असमय हटाए जाने पर उसका कार्यभार उप प्रधान को तथा उप प्रधान को हटाए जाने पर प्रधान को सौंपा जा सकता है। यदि एक ही समय में दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो इस दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी सदस्य को प्रधान का कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, जैसे कि अगर दोनों को एक ही साथ पद से हटा दिया गया तो कौन नामित करेगा, तो जिला मजिस्ट्रेट नामित करेगा। और 2/3 अगर विश्वास जो 2/3 लोग थे सदस्य अगर नहीं आए तो 1 साल तक चुनाव, मतलब फिर से आप उसको बुला नहीं सकते बैठक को। इस टाइप की चीजें यहाँ पर बोली गई हैं।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य, तो देखिए, कृषि संबंधी कार्य, ग्राम विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों की मरम्मत रख रखाव, हैंडपंपों की मरम्मत और रख रखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, पशुधन विकास संबंधी कार्य, समस्त प्रकार के पेंशन को स्वीकृति प्रदान करने व उनके वितरण का कार्य, समस्त प्रकार की छात्रों को स्वीकृति करने एवं वितरण का कार्य, छात्रवृत्तियों का, ठीक है, राशन की दुकान का आवंटन, निरस्तीकरण, पंचायती राज संबंधी ग्राम स्तरीय कार्य आदि, इस तरीके के कार्य जो है ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि यहां पर क्या बोला जा रहा है, ग्राम पंचायत का बजट। तो बजट की अगर बात करें तो प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है, प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निश्चित समय के लिए अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब तैयार करना है। यानी कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है एक निश्चित समय में 1 अप्रैल से, ठीक है, कब से, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से वही 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के तहत ही हिसाब किताब रखा जाएगा, ठीक है। हिसाब किताब पंचायत की बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक वोटों में पास किया जाएगा। बजट पास करने के लिए बुलाई गई ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम कुल संख्या का आधा होगा। इसमें भी कुल संख्या का आधा होना चाहिए अगर आपको बजट को पास कराना है, ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत के अगर आय के स्रोतों की बात करें तो भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25% से 50% तक पंचायत कर, प्रांतीय सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुदान, मनोरंजन कर, गांव में मेले बाजारों आदि पर जो कर लगता है, पशु तथा वाहनों आदि पर कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, नालियों सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए जाने वाला जो कर है, कूड़ा करकट मृत पशुओं की बिक्री से जो कर आएगा वो, चूल्हा कर, व्यापार तथा रोजगार कर, संपत्ति के क्रय विक्रय का कर, पशुओं का ट्रांजैक्शन फीस, दुग्ध उत्पादन कर, यानी कि कुल मिला के जो भी इनकम है टैक्स से ही है। तो सरकार का भी जो भी इनकम है वो टैक्स से ही होता है। तो आप जो अच्छे नागरिक बने, टैक्स दें, क्योंकि जो आप टैक्स देंगे तो उससे सरकार का जो बजट है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो सभी को टैक्स देना चाहिए जो टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। चलिए, अब देखते हैं ग्राम पंचायत के कर्मचारी, ठीक है। तो यहां पर ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की बात हो रही, तो कौन कौन है, सबसे पहले बात करते हैं पंचायत सचिव। पंचायत के सहायतार्थ, ठीक है, सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है, यानी कि पंचायत सचिव जो है पंचायत की सहायता के लिए वो नियुक्त किया जाता है। ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, इसकी वैकेंसीज भी निकलती हैं ग्राम सेवक की। तो इसमें क्या किया जाता है, विकास के लिए पंचायतों का परामर्शदाता तथा नीतियों को लागू करने में सहायता करता है ग्राम सेवक। चौकीदार, न्याय तथा शांति व्यवस्था के लिए पंचायत का सहायक इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत का निधि कोष की बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की निधि कोष क्या बोली जा रही है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम कोष होता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम कोष होता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के वार्षिक आय का लेखा जोखा एवं अनुमान की सीमा के अंदर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या उसके किसी समिति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए धन खर्च किया जाता है। संबंधित खातों का संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। यानी कि कुल मिला के बात ये बोली जा रही है, ग्राम पंचायत के लिए ग्राम कोष होता है जिसमें कि अगर साल भर में जो भी उसको खर्च करना है, उसका अनुमानित सीमा है, जो भी उसके कार्य होंगे, कर्तव्यों का पालन करने के लिए धन की खर्च होगा वो इसी कोष से मिलेगा उसको, और इस खाते में वो धन रहेगा। उसको निकालने के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी सभी तीनों के आपके हस्ताक्षर लगेंगे और उस तरीके से उस धन को जो है निकाल के ग्राम पंचायतों के कार्य के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है समाप्त होता है ये वीडियो। जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंतर्गत फिर अब हम क्षेत्र, देखिए ग्राम पंचायत हो गया, फिर हम क्षेत्र पंचायत को पढ़ेंगे, जिला परिषद को भी पढ़ेंगे, नगर निगम वगैरह को भी देखेंगे। तो जल्द ही ये छठवा पार्ट था, ठीक है। तो आई थिंक 10 पार्ट तक, 4 पार्ट और आएंगे, 10 पार्ट तक पंचायती राज को मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। और पॉसिबल हो सका तो इसके एमसीक्यूज भी आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि www.facebook.com/scholarlight ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए, और www.scholarlight.co.in ये हमारी वेबसाइट है, तो इस पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। वीडियोस यहाँ पे भी देख सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से आपको लिंक मिल जाएगी। वेबसाइट जो है अभी बन रही है, पूरी तरीके से नहीं बनी है, तो कई सारे फीचर्स आप लोगों के लिए हिडन है, तो जल्द ही वो फीचर्स ऑन हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।